नमस्ते। नए संसद में विशेष सत्र का दौर चल रहा है और ये बात दावे के साथ कहने वाले प्रधानमंत्री महिला आरक्षण विधेयक, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 128 संविधान संशोधन पेश करते हैं और अति आत्मविश्वास से ये दावा करते हैं कि ईश्वर ने महान काम के लिए मुझे चुना है। और जल्दी ही इस बात से पर्दा उठ जाता है कि ये तुरंत लागू नहीं होने वाला है, इसमें अभी लंबा वक्त लगेगा। लेकिन इस चाल से वो कोई सियासी लाभ लेना चाह रहे थे और दांव उल्टा पड़ गया। दांव क्यों उल्टा पड़ गया? महिला आरक्षण विधेयक लाने के पीछे मोदी सरकार की मंशा क्या थी? कौन सा मुद्दा ऐसा निकल आया जिसने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने क्या कहा, सदन में महिला आरक्षण विधेयक के समय क्या कहा, इसको लेकर के आज बातचीत करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे महिला आरक्षण विधेयक पर ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है और विपक्ष गठबंधन इंडिया वो मिलकर के कैसे मोदी मोदी सरकार को घेरने में लगा है और अपने बचाव के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कौन से तर्क गढ़ रही है जिससे बचाव की बजाय और वो उलझन में फंसती चली जा रही है। आज की बातचीत में इसका विश्लेषण करेंगे। साथियों, आप सबको इस बात पे ढेर सारी सूचना मिल चुकी होगी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है, संविधान संशोधन किस नियम के तहत लाया गया, क्या क्या उसमें संविधान संशोधन है। और अब तो कहानी यहां तक है कि लोकसभा के 2 वोटों के विरोध के सामने बाकी सारे दलों के एक राय और राज्यसभा में एक मुश्त सारे पक्ष की राय के साथ यह विधेयक पास किया जा चुका है। राष्ट्रपति से दस्तखत होंगे, फिर यह कानून बन जाएगा। यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब लागू हो जाएगा। और साफ तौर पर यह बात कही जानी चाहिए, बार बार कही जानी चाहिए कि जिस देश में हजारों हजार साल से महिलाओं को एक पितृसत्तात्मक समाज के बंधन के नीचे हाशिए पर ढकेला गया, शिक्षा से वंचित रखा गया, संपत्ति से वंचित रखा गया, मान सम्मान और सुचिता के अनावश्यक बोझ के तले दबाकर घर के भीतर कैद कर दिया गया, उनके बराबरी के बिना, उनके हक हुकूक हिस्सेदारी के बिना कोई भी राष्ट्र मुकम्मल नहीं हो सकता। इस बात में किसी को कोई दो राय नहीं हो सकती। इस तर्क से कोई भी नागरिक जो भी थोड़ा भी समझदार है, जागरूक है, न्याय प्रिय है, संविधान प्रिय है, वो महिला आरक्षण विधेयक का विरोध कतई नहीं कर सकता। इसलिए हम सारे बाहें फैलाकर कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा विधेयक है जो पास हो गया। कोई विरोध नहीं करता, एकदम क्लियर। लेकिन विरोध है, और वो विरोध क्या है उसका इतिहास रहा है। पिछली वीडियो जो आप 4 PM पर देखेंगे उसमें हमने इस पर बात की है। और वो विरोध 1996 में भी हुआ, 1998 में भी हुआ, 99 में भी हुआ, 2001 में भी हुआ, 2008 में भी हुआ, 2010 में जब फरवरी में राज्यसभा में ये महिला आरक्षण विधेयक पास हो गया, उसके बाद लोकसभा में विरोध हुआ और जब अब आया है तो फिर से विरोध हुआ। अब आप कहेंगे कि भाई कैसी बात मैं कर रहा हूं, एक तो सबने एक साथ वोट देकर के इसको पास भी करा दिया, तो विरोध किस बात का? जी, विरोध हुआ है। विरोध इस बात का हुआ कि ओबीसी प्रधानमंत्री के होते होते ओबीसी को के नाम पर वोट लेने के दावे के बीच मोदी सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी और माइनॉरिटी की महिलाओं पर रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया। और आप ये बात अब पेचीदा है, समझ चुके होंगे कैसे वो 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब, जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं इन दोनों की, उनके भीतर 33% तो दे दिया गया। तो थोड़ा लोग भी चुप हो गए कि चलो भाई SC ST को तो मिल गया।
लेकिन अगर बारीक अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह भी उनके हिस्से का काट करके दे दिया गया। वो वुमेन रिजर्वेशन में 15% शेड्यूल कास्ट और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं मिला है। समझ रहे ना? 33% जो सीटें आरक्षित होंगी महिलाओं की, उनमें से 7.5% और 15% शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलेंगी। जो शेड्यूल कास्ट को 15.5% है और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को, उसमें मिलेंगी। छोड़ दीजिए, चलिए कुछ तो मिलेंगी। लेकिन ओबीसी महिलाओं को कोई रिजर्वेशन नहीं। फिर इस पे बात हुई, लोगों ने कहा कि भाई ओबीसी को तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन ही नहीं है, तो आप महिलाओं में रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हैं? इसकी पूरी बहस 1996 से लेकर 2010 और अब 2023 में भी उठाई जा चुकी है। जैसे ही यह सवाल उठा कि भाई बिना ओबीसी महिलाओं के आरक्षण के महिला आरक्षण विधेयक क्यों पारित होना चाहिए, और इसका विरोध इस बात पे हुआ कि जब आप बिना ओबीसी रिजर्वेशन के महिलाओं की 33% सीटों को आरक्षित कर देंगे तो उसमें वे महिलाएं ही सबसे ज्यादा लाभ ले सकेंगी। अब जैसे सामान्य सी बात है, जो शहर में होंगी, जो शिक्षित होंगी, जो आर्थिक रूप से संपन्न होंगी, जो ताकतवर होंगी और जो सवर्ण होंगी, इन सारी कैटेगरी को अगर मिला लीजिए तो 99% सीटें इन्हीं महिलाओं द्वारा आरक्षित की जाएंगी। और आंकड़ों के लिए 650 जो अब तक महिलाएं आजादी के बाद शिक्षित जागरूक हुई हैं, सांसद हुई हैं, उनमें से 98% महिलाएं तो सवर्ण है। ये आंकड़ा आपको पुख्ता करता है। तो नरेंद्र मोदी सरकार इस पे घिरी, और घिरी कैसे? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल, डीएमके, उसके बाद कांग्रेस, सारे विपक्षी दलों ने एक राय होकर के यह सवाल नरेंद्र मोदी सरकार से पूछ दिया कि ओबीसी के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बात का दावा करने वाले प्रधानमंत्री ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिए? और यहां नरेंद्र मोदी सरकार गिर गई। अब मैं आज की बातचीत में एक आज जो डेवलपमेंट हुआ है कल और आज में, इस पर आप बात करूंगा। राहुल गांधी संसद में भाषण देते हैं, चाहे वो डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से कहती हैं कि बिना ओबीसी रिजर्वेशन के ये ठीक नहीं, अनुप्रिया पटेल जो अपना दल की हैं लेकिन बीजेपी की घटक दल एनडीए में शामिल है, वो ओबीसी रिजर्वेशन का सवाल उठाती हैं, सोनिया गांधी इसका सवाल उठाती हैं, ये सारे लोग इसका सवाल उठाते हैं, सारे विपक्षी दलों में, मनोज झा से लेकर के तमाम लोग। और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी ने कह दिया कि किस बात का ओबीसी को न्याय देने की बात ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। 90 सेक्रेटरी कैबिनेट के सरकार चलाने वाले बड़े बड़े मंत्रालयों के सेक्रेटरी रैंक के, ज्वाइंट सेक्रेटरी और तमाम रैंक के, और 90 में केवल 3 ओबीसी। उंगली दिखा करके राहुल गांधी ने कहा 3, पर्चा दिखाया 3, यानी ये जो 3 लोग हैं ये 90 में, और 100 में से प्रतिशत निकालेंगे तो 3.25% ओबीसी के लोग सेक्रेटरी बने हैं। राहुल गांधी ने डंके की चोट पर यह बात कहा, किस बात का आप ओबीसी का न्याय देने की बात करते हैं? 3। और जो ये 3 सेक्रेटरी हैं, ये केवल 5% बजट इनके अंडर में मतलब मैनिपुलेट होता है, गवर्न होता है, रूल होता है, जो भी आप कह लीजिए, 5% बजट। और देश के 95% बजट जो बनाता है उसमें 1-8% कोई एससी एसटी हो, उससे ज्यादा नहीं होगा, बाकी सारे समान है। बीजेपी हमला करने उतर गई, चाहे वो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, सबने क्या हमला किया पता है? 1992 बैच और उसके आसपास के जितने अधिकारी आईएएस बने होंगे वही आज ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे। तो उस समय सरकार तो कांग्रेस की थी, क्यों कांग्रेस ने ये नहीं किया? बीजेपी ने यह भी हमला किया कि आप ओबीसी विरोधी हो, क्योंकि आपने भी 2010 में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल लाया था उसमें आपने ओबीसी और महिलाओं को, माइनॉरिटी की महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दिया था, और आज आप मांग कर रहे हो। पूरी की पूरी बीजेपी हमलावर हो गई कांग्रेस और विपक्षी दलों के ऊपर। अब आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हां, कुछ गलतियां अतीत में हमसे हुई होंगी, हम उन गलतियों को ठीक करेंगे, और हम ये मानते हैं कि पिछली बार के हमारे प्रपोजल में, वुमेन रिजर्वेशन के प्रपोजल में, ओबीसी महिलाओं और माइनॉरिटी की महिलाओं को रिजर्वेशन देना चाहिए था, हमने नहीं दिया था, ये हमारी गलती है।
जो इतिहास के पुराने लोग होंगे, पुराने बुजुर्ग होंगे, पढ़े लिखे जागरूक लोग होंगे, उनको पता होगा कि जब 2010 में बहस हुई, ट्विटर भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और जरा आप भी जाति को लेकर के इसको जरा गंभीरता से विचार करिएगा। शरद यादव विरोध किया था उन्होंने, सुकरात अकेला था, जहर खा के मर गया। महिला आरक्षण विधेयक अगर 90 से 95% महिलाओं के विरोध, उनका गला काट करके अगर पास करने की बात होगी तो मैं जहर खा लूंगा, लेकिन यह महिला आरक्षण विधेयक को पास नहीं होने दूंगा। और शरद यादव ने यही बोला था कि 33% क्या, हम तो कहते हैं कि 100% महिला आरक्षण विधेयक कुछ समय के लिए लागू कर दो, सब रोटेशन पर सीटें रिजर्व कर दो। मगर 90 से 95% महिलाएं जो इस देश की हैं, जो हजारों हजार साल से मुट्ठी भर लोगों की गुलाम रही हैं, उनका हक मार करके, उनका गला काट करके आप कोई भी महिला आरक्षण विधेयक थोड़े से लोगों के लिए जो लाना चाह रहे हैं, यह अपमान है और यह हकमारी है, ये हम होने नहीं देंगे। क्या लिखा था मीडिया ने? ये यादवाज, 3 यादवाज, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, इन तीनों ने डंके की चोट पर खड़े होकर के सदन में कहा, आप महिलाओं के हितैषी नहीं हैं। महिलाओं के नाम पर थोड़ी सी ताकतवर, मुट्ठी भर ताकतवर महिलाओं को पूरे सदन में घेर देना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा इसमें रिप्रेजेंटेशन किसका कम होगा? ओबीसी का। क्योंकि ओबीसी के लोग तो फर्स्ट जनरेशन धीरे धीरे अभी सदन तक पहुंचना शुरू हुए। 14-15% महिलाएं और 20 से 22% केवल ओबीसी अभी पहुंच पाया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि 52% आबादी ओबीसी की है। राहुल गांधी ने पूछा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 52% आबादी में से तीन तीन केवल सेक्रेटरी रैंक के लोग, 5% बजट वो चलाते हैं, तो बाकी देश कौन चला रहा है? अच्छा, बीजेपी ने एक हास्यास्पद तर्क दिया, आपको भी हंसी आएगी। हमने प्रधानमंत्री ओबीसी दिया, हमने 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी दिया, हमने देश में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री ओबीसी दिया, हमने इस देश में सबसे ज्यादा सांसद, विधायक, एमएलसी तक ओबीसी दिया। अरे भाई, जिसकी सीटें ज्यादा हैं वहां तो चुनाव जीतने के लिए तुम दोगे ही। 13 में वोट चाहिए था नरेंद्र मोदी को, और नरेंद्र मोदी ओबीसी होते तो घांची कम्युनिटी को अपने मुख्यमंत्री काल में अपने अप्रकाश से ओबीसी की लिस्ट में शामिल नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2 कि अगर नरेंद्र मोदी असल में ओबीसी हैं तो मंडल कमीशन की बात करते, मंडल के पक्ष में खड़े होते, वो कमंडल वाली रथ यात्रा के संयोजक न होते लाल कृष्ण अडवाणी के साथ, जो मंडल आंदोलन के विरोध में आई थी। कमंडल की यात्रा, दंगाई यात्रा। आप भले इसको ना समझे कि दंगाई यात्रा क्यों कह रहा हूं, इतिहास पढ़िएगा कैसे रथ यात्रा आगे जा रही है, पीछे दंगे हो रहे हैं। और आज आप मणिपुर से मेवात तक नहीं समझ पा रहे तो आपको बुरा लगेगा ये, लेकिन सच तो ये। फिर नरेंद्र मोदी किस बात के ओबीसी हैं भाई? और ये सवाल तो देश की जनता को और ओबीसी लोगों को पूछना चाहिए, जो संविधान में भरोसा रखते हैं, उनको पूछना चाहिए कि अगर आप ओबीसी थे, आपके 27 कैबिनेट मंत्री ओबीसी हैं, आपके जो है सबसे ज्यादा सांसद ओबीसी हैं, सबसे ज्यादा विधायक ओबीसी हैं, सबसे ज्यादा एमएलसी ओबीसी हैं, और कितना झूठ बोला कि सरकार ये लोग चलाते हैं। अरे ये जो कैबिनेट मंत्री 27 बने हैं, 27 में से कितने का नाम आप जानते हैं? कितने को आप जानते हैं? 27 कैबिनेट मंत्री में से कितने की हैसियत ऐसी है कि वो अपना पर्सनल जो पीएसओ होता है, जो पीए होता है, जो ओएसडी होता है, वो अपनी मन से रख पाए हैं? एक भी नहीं, दावे से कह रहा हूं, एक भी नहीं। सब सेंट्रलाइज है, सब मोदी जी के कार्यालय और शाह के कार्यालय से तय होता है। आपके यहां कौन रहेगा, ये रहेंगे। उनकी क्या बिसात है? उनकी बिसात है क्या कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर एक मांग के लिए कह दें कि मंडल कमीशन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन चाहिए ओबीसी का? कह सकते हैं क्या कोई? 13 पॉइंट रोस्टर आया था जब ओबीसी एससी एसटी का प्रोफेसर बनने का पूरा अधिकार छीन लिया गया था। कितने मंत्री, विधायक और इनके नेता, सांसद बोले थे ओबीसी एससी एसटी? और सरकार क्या वाकई ये चला रहे हैं? जब इनको कोई औकात ही नहीं इनकी रखी। सरकार तो 2 लोग चला रहे हैं, आप समझ जाइए, 2 लोग चला रहे हैं, 2 लोगों के साथ मिलकर चला रहे हैं। फिर ये बीजेपी वाले कह रहे हैं सरकार सेक्रेटरी नहीं चलाता। जब सेक्रेटरी नहीं चलाता तो कैसे? और एक तर्क और दिया उन्होंने कि हम 1992 में जो कांग्रेस ने नियुक्त किया था ओबीसी नहीं नियुक्त किया, तो हम कैसे ओबीसी बनाते? फिर मैं आप एक बात कह रहा हूं, 340 लेटरल एंट्री से ज्वाइंट सेक्रेटरी बना दिया मोदी सरकार ने पिछले 3-4 साल में। कितना? लगभग 340। गूगल करिएगा। 300 तो पिछले एक बार में आए थे। सिंगल पोस्ट, सिंगल कैडर, नो रिजर्वेशन।
30 पोस्ट एक साथ आई थी, सिंगल पोस्ट, सिंगल कैडर, सिंगल मिनिस्ट्री, नो रिजर्वेशन। 7 या 9 पोस्ट पहली बार आई थी, इसमें 7 अपॉइंट हुए थे। तो 137 तो ऐसे ही हो जा 337 तो ऐसे हो जा रहा है, लगभग 340 के आसपास का आंकड़ा है। और हमारा मानना है कि उसमें एक भी, नॉट इवन अ सिंगल पोस्ट लेटरल एंट्री से जो गई है, एक भी ओबीसी नहीं है। और अगर मैं गलत कर रहा हूं तो सरकार मुझे जवाब दे दे। सरकार क्या ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं चलाते? नेता चलाते हैं। नेता तो मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं, वोट पाते हैं, उनका तो अपना चेहरा भी नहीं है। वो अपने इलाके में जाते हैं तो अपनी उपलब्धि भी नहीं बताते, क्योंकि सारा कोई मामला सेंट्रलाइज है, वो दिल्ली से तय होता है। और आप सदन में बैठकर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अब देश कौन चलाता है? मैं आपके एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूं, आप इसको बहुत गौर से समझिएगा। ये एक रिपोर्ट पूरा आई हुई है, द पेन ऑफ मेरिट। नेत्रपाल हैं, इन्होंने कहा बैकलॉग वैकेंसी एससी एसटी ओबीसी की इंडिया में हर मिनिस्ट्री में लगभग 90% तक खाली है। डाइवर्सिटी इन इंडियन रिसर्च फंडिंग, 80% रिसर्च फंडिंग अपर कास्ट को, 12% ओबीसी को, 0.7% आदिवासी को, 6% दलित को। और सुनिए आंकड़े, जरा गौर से सुनिएगा। जस्ट 4.39% रिप्रेजेंटेशन फॉर एससी एसटी ओबीसी एट सेक्रेटरी, 0 ओबीसी सेक्रेटरी जो 2022-21-22 तक थे। जनरल कैटेगरी के 72%, 71.18, शेड्यूल कास्ट 10.76, शेड्यूल ट्राइब 4.17, ओबीसी जो डायरेक्टर हैं 13%, आबादी कितनी 52%, ज्वाइंट सेक्रेटरी 6.9%, 85% अपर कास्ट, एडिशनल सेक्रेटरी 88.17% अपर कास्ट, 0% ओबीसी, सेक्रेटरी रैंक 95.51% अपर कास्ट, 1.12 शेड्यूल कास्ट, 3.37 शेड्यूल ट्राइब, 0% ओबीसी। और सुनिए, just 6.9% for SC, 1.5% for ST, 4.1% for OBC in 45 central universities at the level of professor। कितना? 4%। बाकी कौन है? और सुनिए, टीचिंग स्टाफ और प्रोफेसर की नौकरी पर छोड़ दीजिए, 85% जनरल कैटेगरी सवर्ण, 7% SC, 2% ST, 4.5% ओबीसी प्रोफेसर। कौन देश चला रहा है? मोदी जी, अमित शाह जी। ये देश नहीं चलाते, प्रोफेसर देश नहीं चलाते, सेक्रेटरी देश नहीं चलाते। ये जो आपके चेहरे पर चुनाव लड़के सांसद विधायक एमएलसी जीत रहे हैं, उनको आप गिना रहे हैं सबसे ज्यादा ओबीसी आपने दिया। वाइस चांसलर पोस्ट ओबीसी एससी एसटी टिल डेट 1/4/2023 यानी 1 अप्रैल 2023 तक 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, 1 शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब, 5 ओबीसी, रेस्ट 95% कौन है? अपर कास्ट। रजिस्ट्रार 45, 3 ओबीसी, 2 एससी, 2 एसटी एंड रेस्ट अपर कास्ट। ये कौन देश नहीं चला रहे मोदी जी? जरा इस पे विचार करा जाए और इसको बोला जाए। आप कह रहे हैं कि आपने ओबीसी का सबसे बड़ा हित किया है। भाई ओबीसी जस्ट 1.92% ऑफ आईआईटी फैकल्टी फॉर फ्रॉम एससी एसटी ओबीसी तीनों। अच्छा एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिला इसलिए आपने महिला आरक्षण में आपने ओबीसी को नहीं दिया, तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन संविधान में था क्या? आपको सवर्णों को खुश करना था जो आपके भक्त हैं, क्योंकि सवर्ण जो संविधान मानते हैं वो तो आपके जुमले में आते नहीं, तो आपने धोखा दिया उनको ईडब्ल्यूएस के नाम पर। और वैसे ही आपने महिला के नाम पर धोखा दिया, तो आप ओबीसी महिला को रिजर्वेशन दे देते, लेकिन आपकी मंशा नहीं है। इसलिए राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज कहा कि देश चलाने वाले और हम लोग, हमारे जैसे अनगिनत नौजवान, आप जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिएगा, डॉक्टर लक्ष्मण यादव नाम से, आपको अनगिनत बार ये सवाल देखने को मिलेगा। हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब किसान मजलूम नौजवान की बात करने वाले लोग इस देश में हिस्सेदारी का मांग करते हैं। ये रबर स्टाम्प बना करके सांसद विधायक और चेहरा दिखाने के लिए मोदी ओबीसी, मंडल कमीशन पर एक बार भी बात नहीं, मंडल की बाकी बची अनुशंसाओं को लागू करने की बात नहीं, जातिवार जनगणना का विरोध करने वाला कौन प्रधानमंत्री? ओबीसी।
27 कैबिनेट मंत्री एक बार भी बोल सकते हैं क्या कि हम जातिवार जनगणना करा के ओबीसी की संख्या जानना चाहते हैं? क्या किसी मंत्री, विधायक, सांसद जो सबसे ज्यादा ओबीसी के हैं, एक मुद्दा गूगल पर सर्च करके दिखा दीजिए जो ओबीसी का मुद्दा हो, और एक बार भी बीजेपी के किसी ओबीसी नेता ने एक बयान दिया हो? चेहरा दिखाने के लिए ओबीसी, रबर स्टाम्प, क्योंकि हमको डेमोक्रेटिक दिखना, हमको उनका वोट चाहिए, उनकी जाति का वोट चाहिए, क्योंकि वहां अगर आप ओबीसी नहीं खड़ा करोगे तो आप चुनाव ही नहीं जीत सकते। और इस मजबूरी को आप कह रहे हैं कि आप ओबीसी को न्याय दे रहे हैं। अब आप घिर चुके हैं नरेंद्र मोदी जी वुमेन रिजर्वेशन के बिल पर। अब लड़ाई होगी जाति जनगणना के सवाल पर, और आपको जवाब देना पड़ेगा कि 2021 के बाद, कोविड खत्म होने के बाद, कोविड के दौर खत्म होने के बाद सब कुछ चल रहा है, जनगणना क्यों नहीं हुई? जाति जनगणना क्यों नहीं हो रही? आप विरोध क्यों कर रहे हैं? आप मंडल कमीशन की बाकी बची अनुशंसाएं लागू क्यों नहीं करना चाह रहे? आप ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के लिए सारी सरकारी चीजों को प्राइवेट हाथों में क्यों बेच रहे हैं? इन सब को मिलाकर ऐसा लगता है कि घिर गए नरेंद्र मोदी। महिला आरक्षण विधेयक के नाम पर जो जुमला फेंका था, जो 10-15 साल बाद लागू होना है, 24 के चुनाव के लिए बड़ा सा इवेंट रख दिया संसद भवन में, उस जुमले में नरेंद्र मोदी ओबीसी वाले ग्राउंड पर बुरी तरह फंस गए हैं। और अब ओबीसी वाले ग्राउंड पर पूरा इंडिया गठबंधन, हमें ऐसा लगता है कि जाति जनगणना, महिला आरक्षण में ओबीसी और मंडल की लड़ाई को लेकर के एकजुट होकर के अगर कायदे से जमीन पर खड़ा हो गया, तो ये जो फेक होने का ओबीसी का दम्भ है पूरी बीजेपी का, ये इनको भारी पड़ेगा और चुनाव में इनके खिलाफ जाएगा। आपका क्या मानना है इस बातचीत पर? कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।